एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, एक्स बाई नॉन नेगेटिव है एंड एरिया बाउंडेड बाई द ग्राफ। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई है, वो मिलके 2 हो रहा है और एक्स वाई पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है, तो फिर इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो दो नॉन नेगेटिव इंटीजर का जो समीशन है वो 2 आ रहा है। दो नॉन नेगेटिव इंटीजर का समीशन 2 कैसे पॉसिबल है? जैसे ये 0 हो जाए और ये 2 हो जाए, या फिर ये 1 हो जाए ये फिर 1 हो जाए, ये 2 हो जाए फिर ये 0 हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है सिर्फ, इसके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दो नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलके 2 हो रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो हर केस को इंडिविजुअली सॉल्व करें। केस 1, सपोज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई 2 है। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 0 है तो एक्स लाई करेगा 0 से 1 में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई अगर 2 है तो वाई लाई करेगा 2 से 3 में, है ना। तो ये इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस है सपोज और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स इजिकल टू 0 की लाइन है, ये एक्स इजिकल टू सपोज 1 की लाइन है ना, और ये वाई इजिकल टू 2 और ये वाई इजिकल टू 3। तो एक्स 0 से 1 में, मतलब 0 से ग्रेटर है 1 से कम, ऐसे 2 वाई कितना लाई करेगा 2 से 3, तो ये वाला जो रीजन है, मतलब जिसमें एक्स 0 से 1 लाई कर रहा है, वाई 2 से 3 लाई कर रहा है, तो ये एक ऐसे क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि क्वाड्रिलेटर है तो ये रेक्टेंगल है, 90 डिग्री पे बन रहा है तो रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्योंकि साइड लाइन बराबर है ना। तो ये चीज यहाँ पे एक्स जब 0 से 1 है तो वाई कितना लाई कर रहा है 2 से 3, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा 0 से 1 में वाई लाई करेगा 2 से 3, ये रीजन बन गया एक। सिमिलरली अगर दूसरा केस लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई अगर 1 है, तो एक्स 1 से 2 लाई करेगा, वाई भी 1 से 2 लाई करेगा। अब एक्स कितना हो गया, ये 1 से 2 में बात कर रहे हैं, तो वाई कितना होना चाहिए 1 से 2, वाई ये 1 से 2 हो गया, तो ये एक रीजन बन गया, मतलब एक स्क्वायर बन गया 1 यूनिट का, एक 1 यूनिट का ग्राफ ये भी बन गया 1 यूनिट का स्क्वायर, तो बाउंडेड भी है। अच्छा, तीसरा केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई अगर 0 है, तो एक्स कितना लाई करेगा 2 से 3 और वाई लाई करेगा 0 से 1। तो देखो एक्स जब 2 से 3 लाई कर रहा है तो वाई लाई कर रहा है 0 से 1, तो ये एक एक यूनिट के 3 स्क्वायर हैं, तो एरिया जो बाउंडेड वाला रीजन है वो कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। सिंपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर की थोड़ा सा वो है प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज फ्रॉम ए टू बी। ए पे क्लोज ब्रैकेट है, बी पे ओपन है, तो यू हैव टू फाइंड द ए प्लस बी। ठीक है, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो समीशन है वो 8 दे रखा है ना, ये है। अब जिस टाइप की क्वेश्चन जो होती है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है तो फ्रैक्शन पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो हम क्या मतलब प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि x को हम ले लेते हैं i प्लस एफ, मतलब x क्या है, कोई भी नंबर क्या है, जैसे कोई भी नंबर क्या है उसका इंटीग्रल पार्ट है प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसको i बोल दिया, इसको f बोल दिया, तो ये फॉलो कर रहे हैं। x को क्या रख रहे हैं i प्लस एफ, मतलब इंटीग्रल पार्ट प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे इसमें i प्लस एफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही है तो ये तो i हो गया। ओके, यहाँ पे x की जगह पे i प्लस एफ रखेंगे तो i प्लस एफ प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे भी i प्लस एफ रख दिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जैसे x प्लस 2 लिखा हुआ है सबको जगह, तो ये तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा, जो इंटीजर है वो तो बाहर आ जाएगा। तो सिमिलरली i तो इंटीजर है, ये भी i इंटीजर है, तो ये i बाहर आ गया, ये भी i बाहर आ गया, तो 3 i मिलकर ये 3i हो गए, प्लस ये f प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये f माइनस 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 1/8। ओके, अब ये भी एक इंटीजर है और ये भी इंटीजर है ना, एंड वी नो f लाई 0 to 1, f जो लाई करेगा वो 0 से 1 में लाई करेगा, तो f प्लस हाफ जो है वो लाई करेगा 1/2 से 3/2 के बीच में। तो अगर कोई नंबर 1/2 से 3/2 में लाई कर रहा है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अच्छा, सिमिलरली f माइनस 1/3 कितना लाई करेगा, f लाई करेगा 0 से 1 में, तो f माइनस 1/3 लाई करेगा माइनस 1/3 से लेके 2/3 में, तो फिर इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना हो जाएगा -1 और 0 भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 या 1 हो सकता है, ये जो है वो -1 या 0 हो सकता है।
ओके, और ये इंटीजर तो है ही 3i। तो फिर अब 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि इसकी 2 पॉसिबिलिटी है और इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है। तो देखो, जैसे सपोज कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, इसका वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0 हो जाए सपोज, तो 0 0 हो गए, तो i का वैल्यू तो 8/3 आ रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि i तो इंटीजर है, i तो इंटीजर आना चाहिए। तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब इस 0 के साथ इसका -1 हो जाए वैल्यू, ये 0 हो जाए और ये -1 हो जाए, तो ये इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 3i = 9। हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है i का 3। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू माइनस, यहाँ पे कितना हो जाए कि 0, इसका 0 के साथ 1 के साथ दोनों पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अच्छा, अब इसके साथ 1 के साथ इसका 0 हो जाए, तो 1 के साथ 0 हो जाएगा, तो मतलब 7/3 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। इस 1 के साथ इसका -1 हो जाए, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, i 8/3 आएगा। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है ये वाला, कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है f + ½ का इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाए और ये भी ये -1 हो जाए। अच्छा, तो ये कब पॉसिबल हो पा रहा है, ये क्वेश्चन कब होल्ड कर पा रहा है, कि जब ये वाला 0 है और ये इंटीग्रल पार्ट -1। अच्छा, अब f + ½ का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट अगर 0 है, तो वो जो नंबर है f + ½ वो तो 0 से 1 में लाई करेगा, फिर तभी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 0 आएगा। तो यहाँ से f कितना आया, -½ से लेके ½ के बीच में। बट हमें पता है कि जो f है वो नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, f जो है वो तो 0 से 1 ही होता है, तो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर कि 0 से ½ हो गया, कि सपोज अगर ऐसे लिखा हुआ है कि x² लिखा है, -3 से 5 लिखा है, तो इसको तो हमें पता है कि इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² जो है वो 0 से कम तो जाएगा ही नहीं, 5। ये वाली लॉजिक की बात कर रहे हैं आप, वो भले ही -3 से ग्रेटर है, बट उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो 0 से ही ग्रेटर होगा, इक्वालिटी भी है। तो फिर वैसे ही f मुझे पता है कि वो तो 0 या 0 से ग्रेटर होता है, तो ऐसे करने के बाद ये आ रहा है f आ रहा है 0 से ½ अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट आ रहा है -1, तो f -1/3 कितना आएगा, -1 से 0 लाई करेगा, तो f आ रहा है -2/3 से 1/3। तो फिर से f का मतलब वही 0 से लेके 1/3, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 0 से ग्रेटर बोलो, इससे बोलो, एक ही बात है। तो 0 से बोलेंगे, क्योंकि वहीं से उसका मिनिमम वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, बिकॉज ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों का जब कॉमन पार्ट लेंगे तो f लाई करेगा 0 से 1/3। तो फाइनली जो क्वेश्चन में तुमने f लिया है वो 0 से 1/3 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो x = i + f है, मतलब जो x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1/3 लाई कर रहा है। अच्छा, अब 3i कितना था, जो पॉसिबिलिटी क्या थी, -0 आ रहा था यहाँ पे, -1 यहाँ पे आ रहा था, तो i कितना आएगा, 3 आएगा, i का वैल्यू तो 3 आ रहा है, मतलब इंटीग्रल पार्ट आ रहा है 3 और फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है 0 से 1/3। तो x क्या है, x तो i + f है, तो i + f निकालो, i + f मतलब 3 + f, तो 3 + f जो लाई कर रहा है वो कितना लाई करेगा, f लाई कर रहा है 0 से 1/3, तो 3 + f लाई कर रहा है 3 से लेके 10/3, और यही तो x है, x मतलब i + f। तो फाइनली इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 3 से लेके 10/3। अब जो सॉल्यूशन है वो ये दे रखा है, देखो a से b, तो जो मतलब बड़ा ब्रैकेट है वो आ रहा है किस पर, 3 पर आ रहा है, तो ये a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया 10/3, तो दोनों का समेशन 19/3। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट i + f करने के बाद थोड़ी सी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है, 4 पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसका इंटीग्रल पार्ट का जो वैल्यू है वो 0 या फिर 1 हो सकता है, इसका पार्ट 0 या -1 हो सकता है, जिसमें से एक ही कंडीशन पॉसिबल है, उसी को बाद में सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, फिर इसके अंदर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लिखा हुआ है <3। अब यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ओके, अब देखो ये वाला तो इंटीग्रल पार्ट है, एक्चुअली ग्रेटेस्ट ऐसे लिखा हुआ है x + 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये बाहर आ गया है ना, तो ये वही है कि ये 2x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है, ये भी इंटीजर है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बचा अंदर, तो ये बचेगा, मतलब ये बाहर आ गया सिंपल। अब देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x < 3, अब ये तुम्हें सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने के मेथड और भी हो सकते हैं, मतलब जैसे अगर तुम्हें ग्राफिकली करना है अगर, तो देखो जैसे इंटीजर है यहाँ पर, तो जैसे मैं पहले ब्रेक करूंगा, अगर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के अंदर x है, ये 2x है, तो x पहले 0 से ½ में बात करते हैं, क्योंकि जब x 0 से ½ होगा तो 2x क्या होगा, 0 से 1,
तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और होगा और 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और होगा। तो इसलिए ब्रेक कर रहे हैं पहले 0 से हाफ में, है ना, क्योंकि ये वाला अगर मैंने 0 से 1 ले लिया तो ये 2 वैल्यू देगा फिर, तो इसलिए पहले 0 से हाफ में बात कर रहे हैं। 0 से हाफ में ये कितना हो जाएगा, 0 से हाफ में अगर x 0 से हाफ होगा तो ये 2x कितना होगा 0 से 1, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और ये भी 0, सिंपल। तो 0 से हाफ के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 0 0 0 होता जाएगा। जैसे एग्जैक्टली हाफ पर क्या होगा, x इक्वल टू हाफ पे कितना वैल्यू आएगा 2x का 1 हो जाएगा। अच्छा ये तो 1 हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, हाफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अभी भी 0 है, तो ये हाफ हो गया। मतलब ये एक फंक्शन सेलेक्ट किया है पहले मैंने, लेफ्ट हैंड साइड वाला इसका ग्राफ बना रहे हैं ये। तो जब x 0 से हाफ लिया था तो y का वैल्यू 0 आ गया। अब x का वैल्यू जब हाफ से 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 1। तो ये हाफ से 1 में जो ग्राफ बनने वाला है वो y इक्वल टू 1 का बनने वाला है। एग्जैक्टली 1 पे कितना वैल्यू आएगा 3, तो ये देखो एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू आ गया 3। अब जैसे 1 से अगर 3/2 लेते हैं तो 2x लाई करेगा 2 से 3, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, तो y इक्वल टू 3 का लाइन बनने वाला है। तो सिमिलरली इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा। बट इस ग्राफ का वैल्यू 3 से कम चाहिए, तो ये तो 3 है, देखो यहाँ से 3 चल रहा है, मुझे तो 3 से कम चाहिए, तो 3 से कम वैल्यू तो ये मिल रही है, तो किस पर्टिकुलर x पर मिल रही है। जैसे तुम ग्राफ बना रहे हो तो वो किस, जैसे x का वैल्यू जब नेगेटिव रखेंगे तो वो भी कुछ इधर ग्राफ बन रहा होगा, जैसे 3 से लेसर चाहिए, 3 पे इक्वालिटी भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब x का वैल्यू मैं 1 भी नहीं ले सकता। 1 लेंगे तो 1 पे तो एग्जैक्टली वैल्यू 3 आ रहा है, तो 1 भी सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो 1 से कम रख सकते हैं। 1 से कम रखने पर जो इसका जो वैल्यू आ रहा है लेफ्ट वाले का वो 3 से कम ही आ रहा है, ग्राफिकली पता चल रहा है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फॉर x लेस देन 1, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगा इस वाले x के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, डोमेन ऑफ fx माइनस इन्फिनिटी टू 0, यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ समथिंग, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके अब डोमेन जो f का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, fx का डोमेन, तो इसका जो इनपुट है वो x ही है, तो यानी f जो अपने अंदर है, ये जो f के अंदर जो भी ये आ रहा है ये 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 हो सकता है बस। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये हमेशा 0 या 0 से कम हो सकता है, तो वही है। इसको सॉल्व करने के बाद यहां से जो x निकल कर आएगा वो इसका डोमेन होगा, ठीक है। तो बस इसको नेगेटिव किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t कंसीडर किया, बेसिक इनक्वालिटी है तो यहां से t आ रहा है 1/3 से 1/2, तो यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ रहा है 1/3 से 1/2। अब किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर 1/3 से 1/2 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, उस नंबर में तुम इंटीजर जोड़ सकते। जैसे मैंने बोला कि किसी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1/3 से 1/2 आ रहा है ना, तो वो जो नंबर है x वो तो 1/3 से 1/2 हो सकता है, ओके। और वो नंबर तो 1 + 1/3 से लेके 1 + 1/2 तक भी हो सकता है। वो नंबर तो x 2 + 1/3 से लेके 2 + ½ तक भी हो सकता है। इन सारे नंबर्स इनका इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो यही आएगा। इंटीजर ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है, फ्रैक्शन पार्ट तो वही आने वाला है 1/3 से 1/2। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे कोई जनरल इंटीजर ऐड कर दो n + 1/3 से लेके n + ½ तक, और यूनियन लेते चलो, तो ये सब लिखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19, fx = 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + cos x, फंक्शन R2R में डिफाइन है, एंड यू हैव टू फाइंड द फंक्शन इज 1 1 many 1 और ऑन टू n2, ये है। अब देखो फंक्शन में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, तो ये cos x साथ में ऐड हो रहा है, तो मुझे 1 1 many 1 में से बताना है और ऑन टू n2 में से बताना है। तो एक तो ये है कि एनालिसिस करने पे दिखता है कभी कभी कि 2 पॉइंट में सेम वैल्यू आ रही है तो फिर बोल दो कि वो many 1 है, सारी वैल्यू कवर नहीं कर रहा है तो फिर वो इन टू हो गया। तो देखो अब यहां पर तुम अगर 2 पॉइंट पे वैल्यू देख रहे हो तो वो तुम्हें इतनी इजीली नहीं दिख पाएगा कि वो 2 पॉइंट है जिन पर ये वैल्यू सेम आ रहा है। थोड़ा सा ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ रहा है, वो तो इंटीजर पे ब्रेक होता है, तो ऐसा करो हर इंटीजर में थोड़ा सा ब्रेक करके ग्राफ बनाते हैं। जैसे 0 से 1 में ग्राफ बनेगा, फिर 1 से 2 में बनेगा, फिर 2 से 3 में बनेगा, ऐसे। तो देखो अगर मैं कहूं कि x अगर 0 से 1 है, सपोज x अगर 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो हो गया 0, तो वो फंक्शन हो गया y = cos x। तो 0 से 1 में x जब 0 से 1 है तो ग्राफ क्या है, y = cos x। अब देखो पहले मैंने cos x का ग्राफ बनाया है ना।
अब ये बताओ कि 0 से 1, जैसे 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब तो π/2 से कम है ना। तो जैसे धीरे धीरे अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता तो π/2 से तो कम है, π/2 मतलब 90 डिग्री, 1 मतलब अप्रॉक्स 57 डिग्री। तो मतलब cos x का ग्राफ है वो 1 तक बनेगा, वैसे 1 यहाँ पर है, देखो ऐसे यहाँ तक रुक जाएगा ग्राफ आके, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है यहाँ पे। देखो एग्जैक्ट 1 पर तो वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर एग्जैक्ट 1 पे जो वैल्यू है वो तो 1 हो जाएगा उसका, तो वो तो 2 + cos x हो जाएगा। क्योंकि जो फंक्शन वो क्या है, फंक्शन तो है 2 ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x + cos x, ये दे रखा है। तो जब x का एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे, तो ये तो cos x + 2 आ जाएगा, cos x + 1 रखने पर cos, सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos 1, 2 + cos 1। ओके, अब 1 से 2 के बीच में जब x का वैल्यू 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर तो x 1 हो गया, तो ये तो 2 + cos x हो गया। तो 2 + cos x का ग्राफ बनेगा, यानी cos x का ग्राफ 1 से 2 में कैसे बनता है पहले ये बताओ मुझे। ग्राफ बनाना है 2 + cos x का, लेकिन 1 से 2 में cos x का ग्राफ 2 क्या होगा, 2 थोड़ा π/2 से आगे होगा, ठीक है। π/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 समथिंग कुछ। तो 1 से लेके 2 के बीच में भी तो ग्राफ देखो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये जो पोर्शन बन रहा है वो भी कुछ इस तरीके का बन रहा है, जैसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ये वाला। तो इसी ग्राफ को 2 पर ले जाओ, 1 से 2 में जो ग्राफ बन रहा था वो तो ऐसे ही आने वाला था आगे भी, लेकिन इसी ग्राफ को मैं 2 पर ले गया हूँ, क्योंकि 2 + cos x हो गया ये ग्राफ, तो ऐसे बन गया। अच्छा, अब फिर से वही बात कि एग्जैक्टली 2 पे तो कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 पे तो ये cos 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 + cos 2। अब 2 से 3 के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा, 4 + cos x। तो 2 से 3 के बीच में, अब 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, अभी 3 जो है वो पाई से कम है, तो 2 के 3 के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ है cos का। तो उसी को 2 यूनिट मतलब 4 यूनिट फिर ऊपर ले जाओ, यानी 4 + cos x है तो 4 यूनिट ऊपर ले गए उसको, तो ऐसे बना दिया। रफली बात कर रहे हैं थोड़ा सा। और अगर x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाई करेगा तो फिर ग्राफ हो जाएगा 6 + cos x। तो 3 से 4 मतलब पाई आ गया बीच में, देखो तो 3 से 4 जाएंगे तो बीच में पाई मिल गया है। तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का है, देखो यहाँ पे पहले डिक्रीज करके फिर इंक्रीज किया है, तो पहले डिक्रीज करके फिर इंक्रीज किया, थोड़ा सा रफली एग्जैक्ट मत सोचना, है ना। तो बस इतना बताना चाह रहे हैं कि डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करेगा 6 यूनिट ऊपर लेने के बाद, तो फिर ये तो फिर मैनीवन हो गया। कोई भी ग्राफ अगर डिक्रीज करके इंक्रीज कर गया थोड़े से इंटरवल में भी, तो वो तो मैनीवन हो गया। तो यहाँ से कंफर्म है कि फंक्शन मैनीवन है। अच्छा, अब मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सारी वैल्यू तो कवर नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ बीच में गैप आता जा रहा है, सारी वैल्यू कवर नहीं हो रही है ना। तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। इधर इधर एक्स नेगेटिव में जब बनाओगे तो थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा। नेगेटिव में भी सोच सकते हो कि थोड़ा सा -1 से 0 के बीच में है, -2 से -1 के बीच में है, तो कुछ ग्राफ रफली बनाओगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें। बस एक आइडिया लेना है कि फंक्शन पूरी रेंज कवर करेगा कि नहीं करेगा, और वो किसी 2 पर्टिकुलर एक्स पर एक सेम वैल्यू दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो वो यहाँ से कंफर्म हो रहा है, और ये ग्राफ इधर देखो सारी वैल्यू कवर नहीं कर रहा है, तो वहां से इनटू कंफर्म हो रहा है। अच्छा, और ये भी सोच सकते हैं कि इस फंक्शन का देखो वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां से देख के ये y = 2 ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x + cos x है, तो 0 पे जो वैल्यू था वो तो 1 ही था, तो इधर ग्राफ बनता जा रहा है, अभी ये ग्राफ बनता जाएगा। 0 तो कभी अटेन ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी वैल्यू अटेन नहीं हो रही है, बट 0 दिख रहा है कि 0 कभी अटेन ही नहीं होगा, 0 कभी वैल्यू आएगा ही नहीं y का। तो ये वैल्यू जो है अटेन ही नहीं हो रहा, वो सारा रेंज कवर नहीं हो रहा है, तो मतलब ये ऑनटो फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन मैनीवन है एंड इनटू। ओके।